नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। देश में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, कल मतदान होने वाला है। कुछ के लिए निर्विरोध चुनाव हो गया है। मैं खबरें यह देख रहा था कि कई सारी पार्टियां, खासतौर पे जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें टूट का एक डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस तरह खतरे का सामना कर रही है। कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, कर्नाटक से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। इस तरह के चुनावों को हम कैसे देखें? क्या इनका कोई दूरगामी राजनीतिक प्रभाव होता है या सिर्फ ये सीटों के एक चक्कर के रूप में ही है? देखिए, जो वर्चस्वी पार्टी है, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी है, किसी जमाने में कांग्रेस थी, जो वर्चस्वी पार्टी है या जो किसी प्रांत में वर्चस्वी पार्टी है, प्रांत की वर्चस्वी पार्टियां भी हैं, वो दरअसल दूसरी पार्टियों को तोड़ती हैं। उनका वोट नहीं टूटता, उनका एमएलए नहीं टूटता है। जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एमएलए नहीं टूटेगा, लेकिन दूसरी पार्टियों के एमएलए तृणमूल कांग्रेस तोड़ सकती है। इसी तरह राष्ट्रीय पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है, एमएलए है, वो नहीं टूटेंगे, दूसरी पार्टियों के टूट सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक स्थिति है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया है कि संजय सेठ बिल्डर हैं और उनकी एक खास तरह की ख्याति है, जो और वो ख्याति कोई बहुत खुशनुमा किस्म की ख्याति नहीं है। तो ये पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार इस शर्त पे बनाया है कि वो अपने साथ कुछ समाजवादी पार्टी के वोट भी लाएंगे। भाजपा उन्हें कुछ वोट देगी, कुछ वो समाजवादी पार्टी के वोट लाएंगे और साथ में चूंकि उनके पास साधन संपन्न है, खूब धन है उनके पास, तो कुछ उस जरिए भी उन्हें कहीं दूसरी जगहों से भी वोट मिल जाएंगे। तो इस चक्कर में जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, जो अपने वोटों को जिनको हम समझे बेच सकती हैं अपने वोटों को, और उनकी कीमत एक होती है, तो वो इस मौके का बड़ा लाभ उठाती हैं। अब जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके वोट बिकेंगे। जैसे राजभर की पार्टी है, तो राजभर से आज पूछा गया कि आपके विधायक कहाँ होंगे, तो उन्होंने कि जहां मैं हूं वहीं हमारे विधायक हैं। कहाँ है? जहां मैं हूं वहीं हमारे विधायक हैं। अब वो राजा भैया से मिलने गए राजभर, उन दोनों की मीटिंग करते हुए तस्वीर भी आई। इससे पहले राजा भैया से नरेश उत्तम मिलने के लिए गए थे। तो इस तरह की तमाम गतिविधियां चलती हैं और इसमें एक राजनीतिक तिकड़म लगातार काम करती रहती है। आमतौर पर जो सत्ताधारी मजबूत दल होता है, फैसला उसी के पक्ष में जाता है। अब अ, योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अ, अपने अपने विधायकों को रात्रि भोज पे बुलाया है। अखिलेश यादव ने भी अपने विधायकों को रात्रि भोज पे बुलाया था। सुना गया है कि उनके रात्रि भोज में 8 समाजवादी पार्टी के 8 विधायक कम थे उसमें। तो अब एक तरफ राजा भैया के विधायक हैं, जो शायद 2 हैं, फिर अ, ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं। उसमें एक विधायक तो जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो जेल में हैं। तो ये सब तिकड़म और उस विधायकों को किस तरह उनके वोटों का बंदोबस्त किया जाए, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का खेल चलता है। ये सब हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। क्या इससे आने वाले चुनावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है या देश या प्रदेश की राजनीति पर? नहीं, इससे इससे जो लोकसभा चुनाव हैं या आगे जाके कभी विधानसभा चुनाव होंगे, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल अलग चीज है। जो विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर राज्यसभा चुनाव पर पड़ता है। राज्यसभा चुनाव के परिणामों का असर विधानसभा चुनाव पे नहीं पड़ता, न लोकसभा चुनाव पड़ता। लेकिन शायद जो सत्ताधारी दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, वह ये जोर-शोर से कह सकती है कि देखो विपक्षी दलों में कितना बिखराव है और ये लोग टूटने के लिए तैयार देखिए, हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोनों हाथों में लड्डू है। भाई, उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार की जुगाड़ कर ली है जिसको पूरी तरीके से जिताने की उसने गारंटी नहीं ली है। जो पहली प्राथमिकता के वोट हैं, वो जरूरी नहीं, वो कुछ पहली प्राथमिकता के वोट उन्हें मिलेंगे, कुछ दूसरी प्राथमिकता के उन्हें वोट मिलेंगे, फिर कुछ वोट समाजवादी पार्टी से लेके आएंगे, कुछ वोटों को वो छोटी-छोटी पार्टियों से खरीदेंगे। इस तरीके से भाजपा की मदद से वो और अपने पूर्व संपर्क समाजवादी पार्टी के पूर्व संपर्कों की मदद से वो अपने लिए राज्यसभा की सदस्यता की जुगाड़ करेंगे।
लेकिन तकनीकी रूप से उनकी गिनती राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में होगी। इस तरह राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो और मजबूत होगा उससे। ये पूरा खेल इस तरीके से। लेकिन इन चुनाव में भी तो पार्टी व्हिप की एक भूमिका होती है, और अगर कोई विधानसभा सदस्य उसकी अवहेलना करता है तो उसकी सदस्यता पर खतरा पड़ सकता है। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला फिर विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में चला जाएगा। तो एक तरीके से ये हॉर्स ट्रेडिंग का भी पूरा मार्केट बना हुआ है राज्यसभा चुनाव। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के पास 2 ही विधायक हैं, है, तो वहां पे पार्टी व्हिप क्या काम करेगा? अगर मान लो उसमें एक विधायक ने उधर जोड़ दिया तो 50% हो गया वो। तो उसमें ये जो जैसी परिस्थिति है उसमें सब चीजें ज्यादा काम करती नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायकों ने उनको वोट दे दिया संजय सेठ को। तो आप क्या समझते हैं कि अखिलेश उन 8 विधायकों को की सदस्यता छीन लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अपील करेंगे? अगर वो एक तो उनका विधानमंडल दल छोटा हो जाएगा। दूसरे क्या पता समाजवादी पार्टी के वो 8 वोट या 9 वोट जिनकी संजय सेठ को जैसे उम्मीदवारों को जरूरत होती है, वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सहमत से ही उनके पास जा रहे हो। कुछ नहीं पता है। देखिए ये सब जो खेल होता है, इस खेल में कौन कितनी तरह की बातें बोल रहा है, कितनी तरह की चालें चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के सामने कुछ है, कुछ पता नहीं है। एक दूसरे घटनाक्रम में आज सीपीआई ने यह घोषणा की कि वो उम्मीदवार खड़ा करेगी राहुल गांधी के खिलाफ और शशि थरूर के खिलाफ, और उसने खड़ा भी कर दिया। एनी राजा, जो डी राजा की पत्नी है, वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो ये इंडिया गठबंधन की या इंडिया ब्लॉक की योजना के अनुरूप ही माना जाए इसको, या कुछ ये अनपेक्षित घटना है? देखिए राहुल गांधी के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुनाव लड़ते थे अमेठी और रायबरेली से, तो जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के जमाने से उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करती थी। तो एक तरह से उनकी बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर होती थी, भारतीय जनता पार्टी से उनकी सीधी टक्कर होती थी। अब वहां वायनाड से अगर सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है तो ये माना जा सकता है कि केरल की स्थानीय राजनीति जो है वो राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर हावी हो गई है। जो वाम और जनवादी मोर्चा है वो एक सीट तो छोड़ सकता था राहुल गांधी के लिए। आखिरकार वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल है, और वाम, जनवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों के जो नेता है उन्हें पता है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीतने की कोई गारंटी नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब अखिलेश का और मायावती का समझौता था लोकसभा चुनाव में, तो मायावती ने भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। तो मायावती से पूछा गया कि आप अमेठी में और रायबरेली में उम्मीदवार क्यों खड़ा नहीं कर रहे हैं? कि हम इसलिए खड़ा नहीं कर रहे हैं कि भाजपा इन दोनों को यहाँ फंसाना चाहती है। हम चाहते हैं ये लोग सारे देश में घूम के भाजपा के खिलाफ प्रचार करें। तो जब अखिलेश और मायावती इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना सकते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह का दृष्टिकोण क्यों नहीं अपना सकती? लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपनाना स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि उनकी तरफ से इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था और राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे ये लगा कि शायद उन पार्टियों के भीतर, खासतौर पे सीपीआई पर, एक अपने राष्ट्रीय पार्टी के अस्तित्व को कायम रखने का काफी दबाव भी है कि वो एक स्तर तक वोट हासिल करे। तो शायद ये भी एक रहा होगा कि हम इसी कारण से हर जगह उम्मीदवार खड़ा करें जहां हम खड़ सकते हैं। उनके अपने दबाव हो सकते हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक निर्वाचन क्षेत्र में अगर उन्हें वोट नहीं मिलेंगे तो उससे उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बेहतर हो जाएगा और राष्ट्रीय पार्टी का जो दावा उनसे छिन गया है वो दोबारा वो प्राप्त कर लेंगे। मुझे इस तर्क में शक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ये हो पाएगा। क्या जो इंडिया ब्लॉक है उसके सामने ये एक डायलेमा या एक उलझन की स्थिति है? जैसे कि आम आदमी पार्टी का भी जो गठजोड़ है वो कुछ राज्यों में है, पर एक बड़े राज्य में नहीं है। तो ये एक तरीके से मतदाताओं के सामने अपनी बातों को रखने में उनके लिए एक उलझन का काम करेगा। हाँ है, ये दिक्कत है। इसलिए उनके जो विरोधी हैं मीडिया के ऊपर, वो लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि कहीं आप आपस में लड़ रहे हैं, कहीं एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कहीं आप साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब वोटरों के बीच में इस पूरा संदेश सही नहीं जाता है कि आप लोग देश के पैमाने पर पूरी तरीके से एकताबद्ध हैं। तो इस तरह की जो विभिन्न पार्टियों की जो एकताएं होती हैं,
और जिनके अंदर एक बड़ी एंकर पार्टी नहीं होती है, तो वो हमेशा गठजोड़ थोड़े से कच्चे पक्के से रहते हैं। तो इंडिया गठबंधन इसी तरह का एक कच्चा पक्का सा गठजोड़ है। अगर आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ और एनडीए के इतिहास के ऊपर गौर करें, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर ये कच्चा पक्कापन नहीं था, वो इस लिहाज से काफी पक्का गठजोड़ था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस गठजोड़ को बनाने के लिए अपने प्रमुख विचारधारात्मक मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाला था, और कांग्रेस 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 गैर कांग्रेसवाद के प्रभाव में कई पार्टियां भाजपा के साथ आ गई थी, क्षेत्रीय दल भी भाजपा के साथ आ गए थे, तो वो अपने आप में एक अलग तरह की घटना थी। उस तरह का गठजोड़ बनाना राष्ट्रीय स्तर पर काफी मुश्किल होता है। कुछ हद तक 1989 में ये चुनाव हुआ था और जब एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की कोशिश हुई थी, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ दल आमने-सामने भी थे, कहीं उनका समझौता भी था। खास तौर पे वाम दलों के साथ ये स्थिति थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसी कुछ स्थिति है या उससे थोड़ी बेहतर है? लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा जो था, वो एक अलग तरह की चीज थी, और ये थोड़ा अलग तरह की चीज है। मुझे लगता है कि जो यूपीए गठबंधन इसलिए हो पाया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इसलिए हो पाया था, तो उसका एक हिस्सा तो चुनाव के पहले बना था, और एक हिस्सा सत्ता में आ जाने के बाद में चुनाव के बाद बना था। तो वो चुनाव के पहले भी बना और चुनाव के बाद, दोनों को जोड़ के यूपीए बना था। तो वैसी स्थिति इसकी नहीं है, सारा का सारा चुनाव से पहले ही बनाने की इसको कोशिश की गई, और कोशिश भी ऐसी हुई कि जो काफी आधी अधूरी किस्म की कोशिश थी। और आज उस कोशिश की क्या स्थिति है, हम लोग इस बात को जानते ही हैं अच्छी तरीके से। आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए 1 साल हो गया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट तक गए। तो इस पूरे मामले को हम किस तरीके से देखें? क्या हम ये कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल ने एक कानून का उपयोग करके अपने विपक्षी राजनेता को जेल में डाला और ये भारत में लगातार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल यही इसका इसका जो आप बात कह रहे हैं, यही हुआ है। देखिए, अब मीडिया भी इस बात को नोटिस लेने लगा है। मीडिया में भी इस बात को चर्चा हो रही है कि भाई, एक व्यक्ति को आपने जेल में डाल रखा है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जो कि किसी प्रदेश का चुना हुआ उप मुख्यमंत्री थे, और सेलिब्रेटेड उप मुख्यमंत्री था। देश और दुनिया में उसका नाम था। उसको आपने एक ऐसे कानून की तहत जेल में डाला, जिस कानून में कुछ इस तरह के संशोधन किए गए थे ताकि उसको जमानत मिलना मुश्किल हो जाए। तो जिस तरीके से अदालतों ने इस पूरे मसले को देखा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और निचली अदालतों तक, आप देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत देने से क्या मनीष सिसोदिया कहीं भाग जाते? कॉमन सेंस का इस्तेमाल, सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, कहीं वो भाग जाते? पूरी सीबीआई, पूरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सब लगी हुई है, तमाम पुलिस लगी हुई है, कोई भी चीज उनके नेतृत्व में नहीं है। मनीष सिसोदिया इस प्रकार के मंत्री भी नहीं थे कि उनके नेतृत्व में पुलिस होती। भाई, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में तो पुलिस है ही नहीं, उसके काबू में ना पुलिस है ना कोई एजेंसियां हैं। तो जिस प्रकार से उनको जेल में लगातार डाला जाया गया, इसको अंग्रेजी में वेंडेटा पॉलिटिक्स कहेंगे। ये बदला लेने की और किसी को सबक सिखाने की कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा चल रहा है इस देश में, और बार बार बिना उस कानून को समझे हुए, समझाए हुए, बार बार मीडिया में तर्क दिया जाता है कि अगर वो निर्दोष होते तो अदालत उन्हें जमानत क्यों नहीं दे रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ वो कसूरवार हैं उसके अंदर। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार जो पीएमएलए कानून है, उस पीएमएलए कानून में, कानून को किस तरीके से इस तरह का बनाया गया है ताकि उसका एक राजनीतिक बेजा इस्तेमाल किया जा सके, और उसको बनाने में सरकार की भूमिका है। और भी बहुत सारे नेता उसमें फँसे हुए थे, काफ़ी लंबे समय बहुत तक डर बात। है उस कानून का। जिस नेता को ये एक कान में उसके बात डाल दी जाती है कि इस कानून में आपको बंद कर दिया जाएगा, हुँ। उसके बाद उसकी राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। एक अन्य सवाल मैं करूँगा आज कांग्रेस पार्टी की एक गतिविधि से, जिसमें कि बहुत सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा अग्निवीर योजना के खिलाफ, और राहुल गांधी उस पर लगातार बोलते रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है या बन चुका है चुनाव के लिए? भाई, मुद्दा तो तब बनेगा ना जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर कहा होता है, हम आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, हम आज आएंगे उन्होंने तो यही कहा है। है। आज उन्होंने यही कहा है कि नहीं, आज अग्निवीर उन्होंने ये कहा है, लेकिन क्या उन्होंने बाकायदा अपने घोषणा पत्र में ऑफिशियली इस बात को डालेंगे कि अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, हम लोगों को फुल कमीशन देंगे, पूरी नौकरी देंगे, आधी अधूरी नौकरी नहीं देंगे? क्या वो बताएंगे कि वो हम सत्ता में आने के 1 हफ्ते के अंदर ऐसा कदम उठा लेंगे?
अगर ये सब वो ठोस आश्वासन देंगे तो उसका असर होगा। अब आपने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को पत्र लिखने का समय थोड़ी ना है। तो अग्निवीर योजना आई थी तब आपको राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए था, प्रतिवेदन देना चाहिए था। अब तो चुनाव सामने खड़ा हुआ है। आज हो गई तारीख 26, 3 दिन बाद ये महीना खत्म, 1 हफ्ते बाद चुनाव की घोषणा। चुनाव की घोषणा होने में मुश्किल से 10 दिन बचे। एक आखिरी सवाल भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि के संदर्भ में आज तमिल मनीला कांग्रेस जो जीके बुकलार की पार्टी थी, तो उनके बेटे ने घोषणा की कि वे भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करेंगे तमिलनाडु में। मुझे नहीं पता इसका चुनावी प्रभाव क्या होगा, लेकिन क्या यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे उन इलाकों में पैर पसारने की कोशिश कर रही है जहाँ वो नहीं थी? देखिए, तमिल मनीला कांग्रेस की किसी जमाने में तमिलनाडु में हैसियत थी। आज तमिल मनीला कांग्रेस वहां एक केवल नाम मात्र का दल है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता ये थी कि वो अन्ना द्रमुक के साथ समझौता करती, उनका समझौता उनसे था भी। लेकिन जब सनातन का विवाद पैदा हुआ, उसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उसको हैंडल किया, उससे स्थानीय स्तर पर दबाव पड़ा और द्रमुक के उस मसले का जो दुष्परिणाम हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया, उससे अन्ना द्रमुक एनडीए से बाहर चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में अपने पैर जमाने के लिए कुछ स्थानीय स्तर पे कोई पार्टी चाहिए। तो वो भूमिका वो तमिल मनीला कांग्रेस निभा रही है, लेकिन वो काफी अपर्याप्त और मतलब वो इफेक्ट नहीं पैदा होगा जो कि अन्ना डीएमके के साथ जुड़ के होता। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि क्या जो एक नारा दिया नरेंद्र मोदी ने कि हम 370 जीतेंगे और एनडीए 400 जीतेगा, उसके लिए वो गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि नारा देकर बस छोड़ दिया उन्होंने? क्या नहीं, लगता है? प्रयास तो बिल्कुल गंभीरता से कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा। एक सीट, कहीं भी एक सीट मिल सकती है, कोई नेता तोड़ा जा सकता है, किसी उम्मीदवार का दल बदल कराया जा सकता है। वो एक सीट पे लगे हुए हैं। वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत ही और ये योजना अभी से नहीं चल रही है, लंबे अरसे से वो उस योजना पे काम कर रहे हैं। सारे देश में सारी सीटें उनकी निगाह में हैं, कहाँ पे हमारी सीट जीत सकती है, कहाँ हम किसकी मदद से जीत सकते हैं, कहाँ हम दूसरी पार्टी से दल बदल करवा के जीत सकते हैं, किसको हम क्या इस वक्त दे दें, किसको हम क्या पद दे दें, कैसा करें, वो सब उस हिसाब से लगे हुए हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश में हो रही राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको धन्यवाद। नमस्कार।